जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग मैपिंग के क्रम में हिमालय में कुछ चीज़ें जो छूटी थी उसको हम लोग आज देखेंगे। हमने कल पढ़ लिया था, हिमालय का विस्तार देख लिया था और वहाँ जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी। आज हम लोगों को क्या देखना है कि नदी घाटी के आधार पर भी हिमालय का वर्णन किया गया है। सर सिडनी बोरार के द्वारा इसे नदी घाटी के आधार पर बांटा गया है और वो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ पाई गई हैं, जैसे कुल्लू घाटी और फूलों की घाटी और क्या कह सकते हैं कि कांडला की घाटी, नीलांग घाटी, इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। और जो हिमालय पर्वत की जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट के बारे में कल हमने चर्चा कर ली थी, आज हम देखेंगे नंगा पर्वत देखेंगे, नामचा बरवा देखेंगे और उसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति देखा जाएगा। इन सब के बारे में आज चर्चा होगी और अगर समय मिला तो देखेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ पे कौन से दर्रे अवस्थित हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। जो भारत का मैप है, आप अपने मैप को लेके बैठिए और वहाँ से जो चीज़ें बताई जाएँ उसको आप अंडरलाइन करते चलिएगा। ये हिमालय का जो एरिया है, कल हमने बताया कि ये जो हिमालय है यहाँ से इसका विस्तार है और ये पूर्वोत्तर तक जाता है। ये हिमालय का जो विस्तार है इसी को कई भागों में डिवाइड किया गया है नदी घाटियों के आधार पर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बने हैं। आप जानते होंगे कि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, तिब्बत के पास है और ऐसे यहाँ से आके अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ सिंधु नदी से लेके और यहाँ सतलज एक नदी है, सतलज, जो सिंधु की सहायक है, सतलज नदी इसमें आके मिलती है। तो ये जो एरिया है इसको जो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना गया है। किस हिमालय के नाम से भैया? तो हम यहाँ लिखते चलेंगे। पहला पंजाब हिमालय, कौन सा है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय एग्जाम में पूछा गया है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आप बताएंगे कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो ये एरिया है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सिंधु से सतलज तक, अब सतलज से लेके काली नदी तक का जो विस्तार है, ये वाला, ये जो काली नदी है यहाँ तक, इस एरिया को, ये जो एरिया है इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। पूछा जाएगा एग्जाम में कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आप बताएंगे कि कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय उसके बाद फिर कुमायूं हिमालय से लेके फिर ये देखिए पंजाब हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है नेपाल हिमालय। तीसरे नंबर पे कौन सा है भैया? नेपाल हिमालय। एग्जाम में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इसको देखिएगा। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय को काट कर मैदानी भागों में आती हैं और जब हिमालय कहता है कि नहीं हम रास्ता दे रहे हैं, तब ये नदियाँ क्या करती हैं कि उस रास्ते से मैदानी क्षेत्र में आती हैं। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो नदियाँ आके मैदानी भागों में गिर रही हैं, अथवा तो जो इधर अब दिहांग जो नदी है जिसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से दिहांग हो गया और दिबांग हो गया और क्या कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी होगी, वो अलग अलग नामों से जानी जाती है और दर्रों के माध्यम से कुछ नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। तो जब ये नदियाँ कहती हैं कि हिमालय से कि हमको जाने दो और नहीं तो हम काट के निकल जाएंगे, तो कहते हैं कि ठीक है, दर्रों के माध्यम से हम रास्ता दे रहे हैं। दो
पर्वतों के बीच में ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दो पर्वत हों, ऐसे ऐसे, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है इसी को दर्रे कहा जाता है। अरे जैसे घर में होता है कि एक घर यहाँ पे बना है, एक घर यहाँ पे बना है, बीच का ये जो एरिया है उसे कहते हैं कोलिया गांव में। तो जैसे ये कोलिया होता है वैसे ये विस्तार इसका ज़्यादा होता है, उसी को दर्रा कहा जाता है। ये दो पर्वतों के बीच का रास्ता होता है। तो नदियाँ जब मांगती हैं तो पर्वत कहता है कि ठीक है भैया, हम दे रहे हैं रास्ता, आप जाइए इन सबसे। तो उन्हीं दर्रों के माध्यम से कुछ नदियाँ भारत में प्रवेश करती हैं, और जो जहाँ पे जगह नहीं मिल पाती है उनको, तो वहाँ पे पर्वतों को काट के वो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। तो वही हम बता रहे हैं कि ये जो नदियाँ हैं अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं, और हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है नदियों के आधार पर किया गया है, उसी को एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? पंजाब हिमालय कब किन दो नदियों के बीच में है? तो सिंधु और सतलज के बीच में। और उसके बाद सतलज से काली तक कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नदी तक, यहाँ ये वाला जो एरिया है, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय है, क्योंकि यहाँ नेपाल है, आप देखेंगे नेपाल का जो एरिया है यहाँ तक है। अब नेपाल हिमालय के बाद ये जो एरिया है ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ये एरिया जो है इसे कहा जाता है असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय। तो इतनी बातें समझ में आई। ये जो पंजाब हिमालय है सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय, सतलज से काली तक कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय, और नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय। पूछा गया एग्जाम में, कैसे पूछेगा कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सतलज से काली नदी तक। आपने देखा होगा बाउंड्री लाइन काली नदी का नेपाल के साथ और भारत के साथ काफ़ी विवादों में रहता है, तो वो चर्चा का विषय भी रहता है, आप देखे होंगे करंट अफेयर में। और ये जो नदी है तीस्ता नदी, तो सिक्किम में एक पर्वत है कंचनजंगा के पूरब में जो है ये नदी अवस्थित है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं, आप इस चीज़ को देखिएगा। अब और क्या देखना है हिमालय से? आज हम हिमालय में जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं हिमालय की वो देख लेते हैं। तो कल हमने बताया था एवरेस्ट के बारे में चर्चा हुई थी। एवरेस्ट पर्वत कहाँ है भैया? तो नेपाल में है। नेपाल में है एवरेस्ट पर्वत, जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसे गार्डविन आस्टीन कहा जाता है। लेकिन वो हिमालय का भाग नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आस्टीन, जो ट्रांस हिमालय का भाग है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है भैया? तो कंचनजंगा है सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में है, कि देखिए ये वाला एरिया जो सिक्किम का है, यहाँ है कंचनजंगा। उसके बाद एक पर्वत चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इन्हीं सब से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ है एवरेस्ट पर्वत। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ये है सिक्किम, यहाँ पे है कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। पूछा गया एग्जाम में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। कहाँ है ये? तो यहाँ है K2, गार्डविन आस्टीन कहा जाता है इसे। तो ये लद्दाख में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
पूछा गया कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। कहाँ है? सिक्किम में है। एक पर्वत की चोटी और पूछी जाती है, कौन सी है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? यहाँ है नंगा पर्वत। इसको हम इधर लिख देते हैं, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में, JNK, जम्मू कश्मीर में। एक पर्वत और पूछा जाता है, पर्वत की चोटी, नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से बने हैं। नामचा बरवा, नामचा बरवा। और यहां से कौन से क्वेश्चन बने हैं? हिमालय में जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं। और नंदा देवी है एक पर्वत, नंदा देवी उत्तराखंड में। यहाँ है, मान लेते हैं ये उत्तराखंड है। ये है नंदा देवी, नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, नंदा देवी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर के लिए। K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ है भैया? तो ये है लद्दाख के क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे K2 है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। कहाँ है ये? तो सिक्किम में है। अच्छा, पूछा जाएगा अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? अनाईमुड़ी। हम देखेंगे आगे, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। यहाँ से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, और K2 के बारे में, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा। इतने पर्वतों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। तो ये हिमालय के महत्वपूर्ण जो सबसे ऊंची चोटियों में पाया जाते अवस्थित है, हिमालय में ये। और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। इतने पर्वतों को आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या है कि पहले हमने देखा नदी घाटियों के आधार पे जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, उसमें महत्वपूर्ण जो 4 वर्गीकरण है किसने दिया था? तो सर सिडनी बोरार ने ये जो क्लासिफिकेशन है उसको दिया था। कौन कौन सा है? तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि किन 2 नदियों के बीच में है। उसके बाद ये पर्वत चोटियाँ हैं महत्वपूर्ण। अब हम देखेंगे जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में है कौन कौन सी? मिकिर है और ओबरा है, डफला है। असम में कुछ पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ, और क्या कहते हैं कि मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, और ये नागालैंड में है कुछ पहाड़ियाँ, असम में कुछ पहाड़ियाँ हैं। उन्हीं सब से क्वेश्चन बार बार बने हैं, उन्हीं सबको हम लोगों को देखना है। लेकिन पहले ये इतनी चीज़ें आप लोग याद करिए, फिर हम आगे बताने की कोशिश करेंगे। हिमालय से ही बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ निकली हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, और यहाँ जो तिब्बत का एरिया है वहाँ से पर्वतों को काट के दर्रों के माध्यम से सिंधु नदी निकली है। ये पर्वत, ये नदियाँ, ये झरने, ये तो कविता हो गई। यहाँ से जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, जो प्रकृति ने सुंदरता प्रदान की है भारत के लोगों को, ये अवस्थितियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो आर्थिक दृष्टि हो, चाहे सामरिक दृष्टि हो, या फिर पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ के आसपास जैव विविधता इतनी ज़्यादा पाई जाती है, और वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, बड़े बड़े जो पर्वत हैं, और क्या कहते हैं वहाँ पे जो मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पे कुछ खेती की जाती है। यहाँ वन संसाधन बहुत ज़्यादा है। उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेचर ने बहुत कुछ दिया है मानव को, बस उसको सजो के रखने की ज़रूरत है। अब उत्तराखंड में जाएंगे, यहाँ पे देखिए
बहुत महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं, जैसे दून घाटियाँ, द्वार घाटियाँ, देहरादून, पाटलिदून, हरिद्वार। आपने देखा होगा उत्तराखंड में बहुत सारी जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, धार्मिक स्थल भी हैं, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं। वो पॉलीथीन और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आता है, तो नदियों के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में आता है। और नदियाँ क्या करती हैं, जब यहाँ पे ढेर सारा कचरा जमा हो जाता है और यहाँ से ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो नदियों में आती है बाढ़, तब यहाँ के लोग कहते हैं अरे भैया ये तो नेचर ने बहुत बुरा व्यवहार किया है। नेचर की क्या गलती है, जब यहाँ पे कूड़ा कबाड़ डालोगे तो यहाँ जब जल भराव होगा तो समस्या उत्पन्न होगी। अब जब समस्या उत्पन्न होगी तो फिर लोग भागेंगे दक्षिण भारत में, यहाँ ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तुम पेड़ सब काट दे रहे हो, ये जो प्लांट हैं वो सारे काटे जा रहे हैं इस लाल के द्वारा। तो नेचर क्या करेगा, नेचर क्या करेगा, यहाँ से सारे पेड़ पौधे काट दिए गए, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। उसके बाद फिर ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, नदियों के द्वारा आ रहे हैं, फिर समुद्र में जो नदियाँ जा रही हैं, फिर समुद्र का जलस्तर ऊपर उठेगा और पूरे क्षेत्र में बाढ़ आएगा। फिर क्या होगा, लोग जाएंगे दक्षिण भारत भाग के, ये एरिया भी डूब जाएगा। जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो भी डूब जाएंगे। तो इन सब समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, आप सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 की बात करते हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक आप 36 से 51 भी पढ़िए, है ना। और एक मिनट सॉरी, मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, कि सिर्फ पर्यावरण का दोहन ही नहीं करना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करना है। आपने सिर्फ अनुच्छेद 21 पढ़ा है कि स्वच्छ हवा हमें मिलनी चाहिए। स्वच्छ हवा के लिए भैया आप पौधारोपण भी करिए, तभी ना स्वच्छ हवा मिलेगी। आप यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन करिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, कि भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हम संसाधनों का दोहन करेंगे। अदरवाइज नेचर क्या करेगा, नेचर निर्दोष है, नेचर को कुछ समझ में नहीं आता, जैसा आप उसके साथ करोगे वही आउटपुट निकल के सामने आएगा। कैसे, आप देखे होंगे कि जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अगर एक बच्चा है अपने जन्मदिन पे लगाता है, 15 साल 20 साल के बाद उसके घर के आसपास ढेर सारे प्लांट होंगे। जब वो एक अवस्था के बाद नौकरी करके जब गांव पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ढेर सारे घर के आसपास उसके प्लांट लगे होंगे, और शादी ब्याह अगर हो गई तो उसके बच्चे उस पेड़ की डालियों पे, टहनियों पे झूले डाल के झूलेंगे। और क्या होगा भैया, जब वो धूप में से आएगा घूम के, धूप में से जब घूम के आएगा तो जो पेड़ लगाया है एक समय पहले, वहाँ पे जब खटिया डाल के बैठेगा ना नीचे, तो शीतल मंद सुगंध जो समीर है जब उसको आके शीतलता प्रदान करेगी तो फिर वो आनंदित होगा। उसी जो आम के पेड़ लगाया है उसने, उन्हीं आम को ले आके जब इसके सामने रखा जाएगा और ये खाएगा तो आनंदित होगा। इस वजह से सरकार ने भी कहा और पूरे विश्व के लोगों ने कहा कि पर्यावरण कम से कम कुछ नहीं तो एक दिन को ही ध्यान में रखते हुए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि हम जो नेचर है उसकी रक्षा करेंगे और प्लांटेशन का काम करेंगे। आपने देखा होगा पहले गांव में जो पौधा लगाने के लिए लोग ऐसे बंटवाया जाता था ग्राम प्रधान के द्वारा या मुखिया के द्वारा, लेकिन आजकल तो पौधा क्या कुछ नहीं मिल रहा है लोगों को। खैर वो अलग बात हो जाती है, लेकिन कहने का मतलब है कि प्लांटेशन वगैरह करिए। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, आप देखे होंगे पूर्वोत्तर के राज्यों में ढेर सारे प्लांट हैं, और वहाँ पे और उत्तराखंड वगैरह में भी जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो बनी है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे देखा जा रहा है लोग जाके ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ पे कूड़ा कट फैला रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से भी बचना होगा। नेचर तभी आउटपुट अच्छा दे पाएगी जब उसके साथ आप एक कम्युनिकेशन अच्छा बना पाएंगे, उसके साथ मैत्रीपूर्ण भाव से उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
जियोग्राफी पढ़िए बड़े आनंद के साथ, है ना। नेचर को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ दिया है नेचर ने, उसको सजो के रखना है भावी पीढ़ियों के लिए भी। दोहन करिए संसाधनों का, लेकिन थोड़ा सा आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाए। सस्टेनेबल जो गोल है उसके बारे में आज पूरा विश्व काम कर रहा है, आप लोग भी उसमें सहयोग करिए। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इसको याद करने की कोशिश करिएगा। और जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, अगले वीडियो में हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।